हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया वर्किंग एज आरबीपीओ एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जब भी हम बैंक प्रिपरेशन की बात करते हैं, बैंक एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की, तो एक एक फोबिया होता है मेजॉरिटी ऑफ पीपल का, जो होता है करंट अफेयर्स। बिकॉज मैं भी उनमें से एक हूँ जिनको करंट अफेयर्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, अभी भी नहीं है। बट हाँ, मजबूरी में पढ़ना था बिकॉज वो सेक्शन निकालना था एंड वो वेटेज भी देता, मतलब उसका अच्छा होता है, लाइक 40 मार्क्स इन 200 मार्क्स ऑफ एग्ज़ाम। तो अच्छा खासा वेटेज होता है एंड प्लस जल्दी भी सॉल्व हो जाता है। बिकॉज ऑन द अदर हैंड हम रीजनिंग कॉन्ट देखें तो वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, हमारे अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं हो पाते। एंड इंग्लिश देखें तो बहुत लोगों को एक्यूरेसी का प्रॉब्लम होता है कि एक्यूरेसी नहीं आ पाती। तो करंट अफेयर्स या फिर जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन होता है, अगर हम वो थोड़ा सा अच्छे लेवल पे कर ले, स्केल अप कर ले उसमें, तो बाकी जो हमारी थोड़ी भी वीकनेसेस है अदर सेक्शंस की, वो कवर हो जाती है। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि करंट अफेयर्स पे ध्यान दो। बट ध्यान कैसे देना है, अभी जो लोग डेली नहीं कर पाते, मतलब ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो उनको डेली करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर वो डेली उनका उतना लिंक नहीं रहता है कि 1 आवर दे। एंड स्पेशली मेरे साथ तो ऐसा होता था कि मैं अगर देखूँ भी 1 आवर वो वीडियो देखूँ भी, तो मुझे दूसरे दिन कुछ भी याद नहीं रहता था, मैं कितना भी रिवाइज करूँ। मतलब इनिशियली ऐसा ही होते गया एंड फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि ओके, अपने इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं कॉन्ट को फोकस करूँ या फिर अपने इंग्लिश को फोकस करूँ, जहाँ पे मैं स्केल कर सकती हूँ। तो बट जीए तो पढ़ना था, तो मैंने किस हिसाब से पढ़ा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, बताइए। स्ट्रैटेजी देखो, कोई काम नहीं आती है जीए में, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे बस आपका नहीं क्या, इंटरेस्ट चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है इस टॉपिक को पढ़ने में या फिर इस फील्ड में, जो भी है करंट अफेयर्स में, जो भी इकोनॉमी चल रहा है या बैंकिंग चल रहा है, फाइनेंस रिलेटेड, सोशल रिलेटेड न्यूज़ है, उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। अब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था तो मुझे याद भी नहीं रहती थी, तो फिर मैंने टाइम देना ही छोड़ दिया। तो मिनिमम टाइम में मैंने कैसे कैसे कवर किया वो मैं बता देती हूँ। तो पहले मैं आपको सोर्सेज बताऊंगी, उसके बाद कुछ मेरी रियलाइजेशन या टिप्स आप बोल सकते हो, वो मैं बताऊंगी कि ये चीज़ करने से मैंने मतलब अवॉइड किया, ये नहीं किया, ये किया। एंड उसके बाद एक टेक्निक, एक जो टेक्निक थी मैं फॉलो करती थी। बिकॉज कैसा होता है, चलो मैं टिप्स में बताती हूँ आगे। तो पहले सोर्सेज बता देती हूँ। तो सोर्सेज में ऑलिव बोर्ड का बोल्ड मंथली बोर्ड जो आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, वो मैं रीड करती थी इंग्लिश में। एंड उसके बाद प्रैक्टिस मॉक के वीकली क्विजेज आते हैं, हर वीक में 2 क्विज आते हैं, 50 क्वेश्चन ईच। तो वो क्विजेज मैं रेगुलरली देती थी, चाहे मैं बोल्ड एक बार पूरा रीड करूँ ना करूँ, हाफ रीड करूँ, बट मैं वो क्विजेज सीरियसली देती थी एंड तुक्के वगैरह नहीं मारती थी उसमें। जितना आया उतना कर देती थी एंड उसके बाद उसका एनालिसिस करके ध्यान में रखती थी कि ओके, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन नहीं आया था। अगर आप देखें तो ऐसे क्विजेस के फॉर्म में ही मंथली 400 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो वो बहुत एक अच्छा ऑप्शन होता है। एंड प्लस एक अड्डा का पीडीएफ भी आता था उस वक्त, वो मैंने फॉलो नहीं किया बिकॉज मुझे बहुत लेंदी लगता था। तो मुझे ऐसा हैंड ऑन चीज़ें पसंद है, इसीलिए मैं थोड़ा प्रैक्टिस मॉक पे जाती थी, क्योंकि वहाँ पे क्विजेस के फॉर्म में अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते थे। एंड बाकी प्लेटफॉर्म पे भी क्विजेस थे, बट थोड़े छोटे रहते थे। अड्डा के भी क्विजेस थे बट वो 10-12 क्वेश्चंस का ही रहता था। ये एक डेडिकेटेड ऐसा मंथ बेस होता था, इसलिए मैं ये करती थी। एंड उसके बाद कभी जब मुझे पढ़ना नहीं है, रीडिंग नहीं करना है, तो मैं परचम क्लासेस के बस वीडियोस देखती थी। तो वहाँ पे ऋचा मैम ऐसे 3-4 टॉपिक्स पकड़ के एक वीडियो बना देती थी। तो वो 4 to 5 आवर्स अगर हम पकड़े तो एक मंथ हमारा कवर हो जाता था 4 to 5 आवर्स में, हार्डली मैक्सिमम मैक्सिमम 6 आवर्स में एक मंथ हमारा कवर हो सकता है वो वीडियोस के माध्यम से। एंड जब एग्ज़ाम, रियल टाइम एग्ज़ाम होता है मेंस का, तो प्री के बाद नहीं क्या, अड्डा का एक कैप्सूल आता था जो 6 मंथ का कंपाइलेशन देता था, जो कि स्पेशली एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता था। कि जैसे एसबीआई का एग्ज़ाम है, तो एसबीआई के न्यूज़ वो बहुत कवर करते थे या फिर ऐसा कुछ। एंड अच्छा लगता था वो पीडीएफ मुझे, बिकॉज सब कंपाइलेशन होता था। एंड बाकी अगर हमने ऊपर का कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो 6 मंथ्स का एटलीस्ट एक रफ आइडिया। एंड अगर वो पीडीएफ भी हम अच्छे से करते हैं अड्डा का कैप्सूल, तो आई कैन गारंटी यू आपको 20-25% मार्क्स तो आ ही जाना है। मतलब 40 मार्क्स का अगर आपका सेक्शन है, तो आपको 10 के ऊपर तो मार्क्स आ ही जाएंगे, अगर वो आपने अच्छे से किया है। एंड आपकी रिटेंशन लिमिट या फिर जो भी ग्रास्पिंग पावर है अच्छा है, आप जल्दी से रिकॉल कर पाते हो एक बार पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से, तो फिर 20 मार्क्स भी वो पीडीएफ से आप ला सकते हो। वो मेरा एक था कि मैं पढ़ती थी। उसके बाद ऑलिव बोर्ड एंड अड्डा के ऐसे छोटे मोटे वीडियोस तो हम यूट्यूब पे देखते ही थे। जो भी सपोज़ कोई भी न्यूज़ है, जैसे आरबीआई न्यूज़, एसबीआई न्यूज़, या फिर स्टेट न्यूज़, उत्तर प्रदेश की न्यूज़, महाराष्ट्र की न्यूज़, ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आते थे, वो मैं देखती थी। एंड स्टडी आईक्यू के ऐसे रैंडमली मैं वीडियोस देखती थी। वो ऐसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमको तो काम में नहीं आते, वो यूपीएससी लेवल के होते हैं। बट हाँ, कभी हम अगर पढ़ाई का मूड नहीं है, तो अगर वैसे वीडियोस देखें, हमारे मतलब फ्री टाइम में भी हम अगर अपने स्टडी रिलेटेड कुछ स्टफ देखें, तो वो एक हमारा मतलब नॉलेज में ही ऐड ऑन होता है एंड हमारा लिंक भी ब्रेक नहीं होता है। वो सब मैं देखती थी।
तो ये मेरे सोर्सेज़ हो गए। उसके बाद जो टिप्स थी मैंने मतलब बहुत चीज़ें रियलाइज़ की, वो था कि पहले मैं स्टार्टिंग में अड्डा का वीडियो देखती थी डेली वाला आशीष गौतम सर का। अगर वो आप देख पाते हो तो वेल एंड गुड, वो मतलब इनफ है। फिर अगर आप वो डेली वीडियोज़ देख रहे हो, उनको फॉलो कर रहे हो, तो आपको कोई भी और सोर्सेज़ की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि लगेगी। बस क्विज़ेज़ वगैरह देने के लिए लगेगी, बट पीडीएफ या ऐसा कुछ वीडियोज़ लगेगा नहीं। बट अगर अब आप नहीं दे रहे हो तो मतलब मैंने ट्राई किया देखने का, बट मुझसे कुछ दिमाग में मेरे जा नहीं रहा था। मैं लिखने का ट्राई की, मुझे ऐसा लगता था लिखे बिना याद नहीं होगा, तो वो भी किया, बट फिर वो टाइम वेस्ट ही होता था। तो मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ भी लिख के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैं क्या करती थी कि जो भी पीडीएफ्स है वो डाउनलोड कर लेती थी अगर मैं कोई भी वीडियो देख रही हूँ, एंड वो पीडीएफ एक फ़ोल्डर में सेव कर लेती थी। तो आप भी अगर आपको लगता है कि टाइम वेस्ट है तो मत लिखिए। करंट अफेयर्स डेली डेली लिखना कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। आप लिख सकते हो मंथली बेसिस में, मंथली फॉर्म में लिखिए। जब आप मंथली रिवीजन करो या फिर वीकली रिवीजन करो उस फॉर्म में लिखिए। एंड उसके बाद ऐसा है कि टिप्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको पहले कवर कीजिए। आप डेली देख रहे हो तो उसमें तो डेली का डेली कवर करना पड़ेगा, बट अगर आप मंथली पढ़ रहे हो मेरे जैसा, तो आपने पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने के हैं, जैसे बैंकिंग, इकोनॉमी, या फिर हमारे लोन्स वगैरह जो सैंक्शन होते हैं, या फिर आरबीआई रिलेटेड कुछ न्यूज़ एंड स्टेट न्यूज़, या कुछ रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग समिट्स वगैरह जो होते हैं वैसे वाले। तो मैंने ये प्रीवियसली एक वीडियो में बताया है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 7 to 8 टॉपिक्स है जो हमारा 60% ऑफ पोर्शन कवर कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस का। तो वो हो गया। एंड उसके बाद टेक्निक में एक फ़ॉलो करती थी। देन थोड़े दिनों बाद जो भी बोल्ट होता था मैं उसको लैपटॉप में जैसे पढ़ती थी तो मैं उसको हाईलाइट कर लेती थी। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लिखते हैं वो मैं हाईलाइट कर लेती थी। एंड जब फ्री हो जाए या फिर जब भी मुझे रिवीजन करना है, तो जैसे वो सेम बोल्ट में मैं सर्च करती थी। फॉर एग्जांपल कोई भी कीवर्ड जैसे आरबीआई अगर मैं सर्च करूँ तो आरबीआई जहाँ जहाँ दिखता था, फिर वो तो वो आरबीआई रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती थी उसको मैं एक पेज पे लिख लेती थी कि ओके इस मंथ में आरबीआई की ये न्यूज़ है। एंड हर मंथ में सेम रिपीट करती थी, जैसे एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, ऐसा मैं सेम रिपीट करके फिर अगर मैं 6 मंथ्स का जीए कर रही हूँ तो 6 मंथ्स के 6 पेज आरबीआई के हो गए, जिसमें आरबीआई ने किसका लाइसेंस कैंसिल किया, किस पे क्या पेनाल्टी, किस पे कौन सी कमेटी बनाई वगैरह वगैरह, सब एक साथ आ जाता था। तो जब हम रिवीजन करते हैं उस पर्पज़ से ये बहुत अच्छा होता है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कंटिन्यूअसली रिवाइज हो रहे हैं। एंड स्पेशली जब बैंक एग्जाम की हम बात करते हैं तो आरबीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, ये जो बड़े बड़े एंटिटीज़ है इनसे रिलेटेड न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते जाने के चांसेस होते हैं। तो हमें मैं ऐसा करती थी। और कोई अगर सपोज़ यूपी न्यूज़ में है तो मैं उत्तर प्रदेश सर्च कर लेती थी, फिर उसके रिलेटेड कुछ भी आ गया वैसा सब नोट करती थी। तो ऐसे डिजिटली पढ़ने के कारण ना मुझे राइटिंग वर्क जो मेरा है वो रिड्यूस हो जाता था। एंड राइटिंग भी मैं कर लेती थी जब रिवीजन करनी होती थी तो उस वक़्त। तो ऐसा भी हो जाता कि लिखे बिना याद नहीं होता है, तो वो वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था, बिकॉज़ मैं एक बार तो लिख ही लेती थी। एंड ऐसे जो मैं बैंक वाइज़ कंपाइलेशन लिखती थी या स्टेट वाइज़, तो उससे एक फ़ायदा ये होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मेंस को 5 दिन बाकी है, जब मैं रिवाइज़ कर रही हूँ एंड मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं एक्सिस बैंक का रिवाइज़ कर पाऊँ, या फिर हो सकता है मैं कोई स्टेट न्यूज़ राजस्थान फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रिवाइज़ ही नहीं किया उससे रिलेटेड न्यूज़, तो मुझे अगर बैक ऑफ माइंड में मेरे अगर है, जब अगर क्वेश्चन आया उस फ़ील्ड से, अगर मेरे को डायरेक्ट से आ रहा है तो मैं टिक करती थी। अदरवाइज़ अगर मुझे थोड़ा भी कन्फ्यूजन है कि अरे ये आईसीआईसीआई का था या एक्सिस का था, तो उस केस में मैं वो क्वेश्चन स्किप कर देती थी। बिकॉज़ आई डोंट बिलीव इन दैट स्ट्रैटेजी कि 15 क्वेश्चंस करेक्ट करो एंड फिर अटेम्प्ट्स बढ़ाने के लिए 10 क्वेश्चंस रॉन्ग कर लो। तो मुझे 15 अगर करेक्ट आते हैं तो मैं 15 ही कर दी थी। एंड 1-2 मार्क्स का तो हम 90% अबाउट श्योर है तो तब कर सकते हैं। 2-3 मार्क्स की रिस्क हम ले सकते हैं पर ज़्यादा नहीं। तो ऐसे एक पेज पे लिखने से ऐसा होता था कि मैं अवॉइड कर सकती थी जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते या मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, कि अगर मुझे डाउट है कि एक्सिस एंड आईसीआईसीआई में अगर मैंने रिवाइज नहीं किया है अच्छे से, या फिर मैंने एक्सिस फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक को अच्छे से रिवाइज कर लिया है, तो फिर ऐसा होता था कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं तुरंत से कर लेती थी बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। सो दिस वॉज माई जर्नी ऑफ जनरल अवेयरनेस, एंड आई होप आपको इसमें से कुछ हेल्प तो मैं बोलूँगी नहीं, बट कुछ एक आइडियाज़ मिले हो कि ये करना चाहिए, ये अवॉइड करना चाहिए, एंड आप भी उसको कुछ फॉलो करोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग।